बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए ना, उसको देख लेते हैं। तो यूनिट 3 में जैसे कैंटिलीवर्स का क्वेश्चन है जो वो पूछते ही रहते हैं, तो उसको पहले एक देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 100 mm इंटू 20 mm इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड कितना है 20 किलो न्यूटन्स एट फ्री एंड। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ अ बीम। ई दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है कितना 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। हम लोग को निकालना क्या है इसमें, स्लोप और डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसका डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन का, तो बस समझ भी लेते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये है इसका फिक्स्ड एंड और इसको बोलते हैं फ्री एंड। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है लोड क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कैंटिलीवर बीम में जब लोड लगता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो देख के ही समझ में आ रहा है, अगर एक कैंटिलीवर बीम है उसके एक फ्री पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो इस लोड की वजह से कैंटिलीवर बीम क्या थोड़ा सा झुकाव आएगा। ठीक है, इस टाइप का मान लेते हैं। अब कैंटिलीवर बीम में मेरे झुकाव आ गए, तो ये जो डिस्टेंस है ना जितने से झुका, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, कितने डिस्टेंस से झुका, और यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के दो फॉर्मूले हैं, हम लोग को डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। तो जो स्लोप है उसका फॉर्मूला है PL²/6EI। ठीक है, और डिफ्लेक्शन का है PL³/3EI। ठीक है, जहाँ पर P क्या है लोड, ठीक है, जो लोड लग रहा है वो, L क्या है लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम, E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, ईजी है। तो इसमें एक केस और आ जाता है जो पूछा गया है, समझ लो एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर लोड फ्री एंड में ना लग के एक डिस्टेंस पे लग रहा है, इसको मान लेते हैं यहाँ से लेके डिस्टेंस इसका कुछ A। ठीक है, टोटल लेंथ कितना था L, यहाँ पर लग रहा है एक लोड P। ठीक है, तो अब अगर बीच में भी लोड लगेगा कैंटिलीवर के, अगर बीच में भी यहाँ एक लोड लगता है तो कैंटिलीवर में क्या है थोड़ा सा झुकाव आएगा ही, इसमें भी एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी एक थीटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वो जो पहला केस था ना उसके मुकाबले थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर जो लोड मेरा लास्ट में ना लगते हुए, ठीक है, फ्री एंड में ना लगते हुए बीच में कहीं लग रहा है एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, अगर ऐसा कुछ लोड लग रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है डिफ्लेक्शन का PA²/6EI। ये तो पहले ही जैसा था, बस ऐड क्या करना है हम लोग को 3L - A। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, जो लोड लगा हुआ है वही क्वेश्चन में दिया रहेगा, चाहे लोड लग रहा है ना, ये दिख रहा है, ये P है। A क्या है, जो फ्री एंड है यहाँ से लेके जो डिस्टेंस है लोड लगने का उसको A ले रहे हैं। E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे अगर लोड फ्री एंड में ना लगते हुए कहीं और लग रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले तो देखते हैं गिवन क्या क्या अपने पास। तो दिया हुआ लेंथ 2 मीटर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्यों दिया है, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, BH³/12 करके निकाल देंगे। तो वो देखते हैं, लेंथ दिया हुआ है, ठीक, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन में इसको विड्थ मान लेते हैं 100 mm और इसको हाइट मान लेता हूँ मैं रेक्टेंगुलर का। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब अगर ये मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है तो सामने से कैसे दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, वही इसका विड्थ है 100 mm ले रहे हैं, इसकी जो हाइट है इसको ले रहे हैं 20 mm। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, पॉइंट लोड दिया हुआ है, P गिवन है 20 किलो न्यूटन्स, मतलब 20 × 10⁻³ न्यूटन।
ठीक है, 2 मीटर है, इसको भी ले लेते हैं 2000 mm कर देते हैं क्योंकि सब चीज़ mm में ही है। और क्या दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और कुछ है क्या, ये भी mm ही है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला पता है, इसको ब्लैक कर देते हैं। स्लोप मतलब थीटा, ये क्या होता है, PL² / 6EI, PL² / 6EI। और अब मेरे को इसमें क्या क्या पता है, देखो P दिया हुआ है क्वेश्चन में, L दिया हुआ है क्वेश्चन में, E पता है, I नहीं पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, BH³ / 12। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज रख देते हैं, 100 × कितना दिया हुआ है, 100 mm × 20 mm, उसको क्यूब कर लेते हैं, / 12। ठीक है, तो कैलकुलेटर कहाँ है, 100 × ठीक, तो ये आ रहा है, उसको बड़ा कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 666.67। ठीक है, mm⁴। ठीक है, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो डायरेक्ट स्लोप मेरे को पता है, PL² / 6EI, इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ये कितना है, 2000 × 20 × 10⁻³ नहीं, उल्टा ले लिया क्या, ठीक, ये कितना है, 20 × 10⁻³ इंटू लेंथ 2000 mm का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 × 20 × 10⁴ दिया हुआ है इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, थीटा में तो डिग्रीज, स्लोप निकल गया। अब निकालते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितना होता है, PL³ / 3EI। फिर से जो गिवन है वो रख देते हैं, ये आ जाएगा 40 mm में, क्योंकि डिफ्लेक्शन है। ठीक है, मेरा थीटा आ गया 10 और डिफ्लेक्शन कितना आ गया 40। ठीक है, अब एक कैंटिलीवर का एक और क्वेश्चन पूछा है जिसमें जो लोड था, ठीक है, पहले लोड कहाँ लग रहा था, फ्री एंड में लग रहा था, यहाँ पर लोड यहाँ नहीं लग रहा है, ये एक डिस्टेंस पे लग रहा है, डिस्टेंस को मान लेते हैं A। ठीक है, तो जो दूसरा फॉर्मूला देखे थे वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 3 मीटर लेंथ कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 30 kN एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, मतलब A दिया हुआ है 2 मीटर और P कितना है 30 kN फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। हम लोग को फ्री एंड में डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब अगर ये कैंटिलीवर है, यहाँ पर एक लोड लग रहा है, ठीक है, तो कैंटिलीवर थोड़ा सा झुकेगा, तो जो फ्री एंड से जो डिफ्लेक्शन हुआ डेल, ये निकालना है अपन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार लिख लिया अपन। आई कितना है 11924 सेंटीमीटर, ये 4 हुआ। ठीक है, पावर 4। ई दिया हुआ है 200 GN/m²। पी पहले से दिया हुआ है 30 kN, इसको 30 × 10⁻³ न्यूटन कर लेते हैं। लेंथ है 3 मीटर, ए 2 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो इसका टोटल लेंथ जो है वो है L, लेकिन जो लोड लग रहा है B, ये जो डिस्टेंस पे लग रहा है ना फिक्स पॉइंट से, इसको बोलते हैं अपन A। ठीक है, तो L और A पता चल गया। निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। ठीक है, आई गिवन है क्वेश्चन में पहले से, ई भी दिया हुआ, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन जब पॉइंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ए पे लग रहा है फिक्स पॉइंट से, ठीक है, फ्री एंड में नहीं लग रहा है, तब डिफ्लेक्शन हो जाता है PA² / 6EI × 3L - A। ठीक है, सब वैल्यूज अपन को पहले से पता है, हम लोग बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 30 × 10⁻³ इंटू 2 मीटर दिया हुआ है तो मीटर में ही लेते हैं अभी, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू ई कितना दिया हुआ है
200 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू आई भी पहले से दिया हुआ 11924, ठीक है, तो 10 के पावर मीटर में ना, तो इसको mm में लाने के लिए अपन -8 कर लेते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन उसमें निकाल रहे हैं, ठीक है। इंटू 3L माइनस है, तो 3L का वैल्यू पहले से 3 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। इसको कैलसी से सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ठीक, तो अपना आ रहा है 0.0587 मीटर, ठीक है, ये निकल गया डिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये यूनिट 4 का क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ buoyancy of a wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter when it floats horizontally in water. The density of wooden block is 650 किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब एंड लेंथ दिया है इसका कितना 6 मीटर, ठीक है। तो मैं फिर बना देता हूँ इसको, ठीक। एक वाटर बॉडी है, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाते हैं। समझ लो एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब मैं एक वुडन ब्लॉक को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। वुडन ब्लॉक की हाइट कितनी दी हुई थी 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर हाइट के एक वुडन ब्लॉक मैंने डाल दिया। और इसका डेप्थ कितना है, कितने डेप्थ पे डाला, ये है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर डेप्थ पे डाल दिया। इसका विड्थ दिया है 2.5 मीटर, ठीक है, ये पहले से दिया हुआ है। गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। विड्थ कितना है ब्लॉक का 2.5 मीटर, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेप्थ कितना है 1.5 मीटर, मतलब कितना पानी में डूबा हुआ है। लेंथ कितना है टोटल उसके ब्लॉक का 6 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको भी कर देता हूँ क्योंकि ब्लॉक है, और वाटर का तो पता ही है 1000 होता है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस सबसे पहली बात, और दूसरा सेंटर ऑफ बॉयंसी। लिख ही देता हूँ, ठीक है। और क्या निकालना है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो अब इसके अंदर का थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट फिर से देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब अगर ये एक टम्बलर है मेरे पास, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक पूरा। अब मैं अगर इसमें एक वुडन ब्लॉक डाल दूंगा तो जितने वेट का वुडन ब्लॉक इसके अंदर जा रहा है उतना पानी वाटर लेवल क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं तक है टम्बलर तो उतना पानी क्या स्पिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कितना वॉल्यूम पानी का निकल गया, डिस्प्लेस हो गया, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, जो पहले बताया था, उसके हिसाब से वेट ऑफ ब्लॉक, ठीक है, जो वेट ऑफ ब्लॉक है जो इसके पानी के अंदर डाल रहे हैं, जितना भी उसके अंदर डूब रहा है, ठीक है, जो मतलब अंदर का जो इमर्स पार्ट है ना, जो 1.5 मीटर अंदर गया, इसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास एक समझ लो एक टब है, ठीक है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, मैं इसमें अगर ये मान के चलो 1 किलो का एक वुडन ब्लॉक डाल दिया, तो जो वाटर जो डिस्प्लेस होगा ना वो भी कितना होगा, 1 किलोग्राम का ही होगा पानी, ठीक है। जितना वेट अंदर जा रहा है उतना ही ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा। इस केस में क्या हो रहा है, टोटल ब्लॉक तो अंदर डूब रहा नहीं है, तो जितना ब्लॉक अंदर डूबा है उतना ही पानी क्या डिस्प्लेस होगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं, वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस।
और वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल। तब जो आर्किमिडीज था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, वो ये बोला जो बॉयंट फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विच फाइनली सिग्निफाइज द वेट ऑफ ब्लॉक, मतलब जितना वेट ऑफ ब्लॉक अपना अंदर डूबा है, ठीक है, उतना इसमें क्या लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, मतलब उतना ही पानी डिस्प्लेस हो रहा है। तो आर्किमिडीज क्या बोलते हैं, जो बॉयंसी लग रही है, जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है ना उतनी ज़्यादा क्या लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं सॉल्यूशन में, हम लोग को क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक तो इजीली निकाल सकते हैं, सब कुछ अपने पास गिवन है, ठीक है, लेंथ दिया है ब्लॉक का, विड्थ दिया है, कितना डेप्थ में डूबा हुआ वो भी अपन को पता है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इसका 6 मीटर टोटल लेंथ इंटू 2.5 मीटर इसका विड्थ इंटू 1.5 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 22.5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया। नाउ बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट ऑफ ब्लॉक किसके बराबर है, बॉयंट फोर्स के, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ जो ब्लॉक है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ग्रेविटी तो लगेगी हमेशा हर जगह। तो अब दोनों को मैं इक्विवेलेंट कर लेता हूँ, मतलब एक साइड वाटर है, मतलब ये ब्लॉक का हो गया, वेट ऑफ ब्लॉक देख ली, और बॉयंट फोर्स भी कितना होगा, वेट ऑफ वाटर ही के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं फाइनली लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू जी, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा जी, क्योंकि कैंसिल ही होना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है, ये है बाय आर्किमिडीज। 0 जी को मैं काट लिया दोनों साइड से, मैं जी को दोनों साइड से काट लिया, मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मेरे को ये निकालना है, तो मैं इसको इधर फेंक देता हूँ इक्वल्स टू इस साइड, तो नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, सब चीज़ अपने पास गिवन है। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना था 650 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ गया था 22.5, और पानी का तो मालूम 1000 होता है, तो कितना आ गया 14.625 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब निकालना है हम लोग को सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेकेंड चीज़ क्या निकालना है, सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालना है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता क्या है, इट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी का मतलब क्या है, फिर से देखते हैं, एक मेरा टम्बलर है, ठीक है, अगर मैं इसमें ब्लॉक डालता और ब्लॉक पूरा पानी में डूब गया रहता, तब इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी इजीली निकल जाता, जो भी हाइट है उससे आधा कर देता उसको बीच में, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगता है, बॉडी के एकदम मिड पॉइंट पे ही लगता है ना, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी भी अगर फुली इमर्ज रहता तो इसके बीच में लगता, लेकिन ब्लॉक क्या है, आधा पानी के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि ये ब्लॉक का कितना परसेंट पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, फिर उस परसेंट को हम लोग इसके हाइट डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा निकल जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, इजी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना ब्लॉक का पार्ट पानी में डूबा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ द फ्रैक्शन
ऑफ ब्लॉक, ठीक है, सबमर्ज इन वाटर। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक का कितना पार्ट पानी के अंदर है कैसे निकल जाएगा, कितना पानी इस ब्लॉक के डालने से डिस्प्लेस हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ये करूँगा तो मेरा निकल जाएगा कितना % ऑफ दिस ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टोटल कितना था मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना आया था 14.625, ठीक है, निकला था जो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था 22.5। ये भी मीटर क्यूब में था, ये भी मीटर क्यूब में था, दोनों कट गया, कितना आ रहा है 0.65। मतलब ये ब्लॉक का 65% है ना, 0.65 मतलब 65%। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है जो ब्लॉक था उसका 65% पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। लिख देता हूँ, इट मीन्स 65% अ ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, मैं बताया था, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जितना % डूबा हुआ है, मतलब इसको % में नहीं लेते ना, जो आया था 0.65 इसी फॉर्म में लेना, 0.65 इंटू इसका एवरेज। तो डेप्थ कितना था मेरे पास, डेप्थ था 1.5 का एवरेज बाय 2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 0.4875 मीटर, जो था मेरा सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है, इसमें क्या निकालना है हम लोग को, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू कॉलम हाइट ऑफ 0.3 मीटर ऑफ वाटर एंड ऑयल। मतलब एक मेरे पास हो सकता है कंटेनर है, एक कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस पानी का कॉलम हाइट कितना हुआ है 0.3 मीटर, ठीक है। अभी ये पानी नहीं है, एक कॉलम हाइट है, उस मान के चलते हैं। तो हम लोग को बस निकालना है कि ये अगर पानी है, ठीक है, अगर ये टोटल पानी है तो कितना प्रेशर इस पर देगा, इसके बेस पे, और अगर टोटल ऑयल है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 तो कितना प्रेशर जनरेट होगा उसके बेस पे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, इजी है। तो प्रेशर क्या होता है, ρgh, ठीक है। गिवन क्या क्या है, हाइट दिया हुआ है 0.3 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है ऑयल का, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये तो याद ही रखना है, हमेशा 1000 ही होता है पानी का। तो प्रेशर पता है अपन को ρgh होता है। तो वाटर के लिए देखते हैं, वाटर का क्या होता है, डेंसिटी 1000, जी 9.81, हाइट दिया है 0.3, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2493 पास्कल, ठीक है। अब सेकंड केस है, जब ऑयल है, अगर मैं पानी हटा के, इसी कंटेनर से पानी हटा के इसमें ऑयल भर दे रहा हूँ, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.8, ठीक है। लिख देता हूँ, प्रेशर ड्यू टू ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 0.8। तो मेरे को ये तो पता है ना, रो क्या होता है, किसी भी चीज़ का डेंसिटी कैसे निकलता है, डेंसिटी ऑफ वाटर से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कैसे निकालेंगे हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, ठीक है। तो मेरा क्या आ जा रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जा रहा है मेरा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर मेरे को मालूम प्रेशर क्या होता है, ρgh होता है, रो निकल गया, रो ऑफ ऑयल इंटू जी तो कांस्टेंट होगा, हाइट भी कांस्टेंट ही दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 800 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी है 0.3, तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 2354.4 पास्कल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 4 mm स्क्वायर टैंक, ठीक है, मिलीमीटर है क्या, थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। टोटल है 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है, एरिया दिया है टोटल। अब 4 मीटर इंटू 4 मीटर स्क्वायर टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, हाइट ऑफ टैंक दिया है 2 मीटर, फाइंड द टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। हम लोग को निकालना है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट हमेशा याद रखना,
ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जी कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया दिया हुआ है 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ये हो जाए 4 ठीक। 4 मीटर ये दिया हुआ है, इसका हाइट अलग से दिया है, ठीक है। तो ये 2 मीटर ले लेते हैं, 8 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है हाइट ऑफ टैंक, ठीक है। तो हाइट ऑफ टैंक तो पहले दिया हुआ है कितना 2 मीटर है। अब डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ वाटर मतलब ये हाइट दिया हुआ है पहले से h, ठीक है। ये भरा हुआ है पानी, तो पानी का सेंट्रोइड कहाँ आएगा, इसका कहीं बीच में ही आएगा। तो h बार क्या हो जाएगा h/2, ठीक है। h बार इज इक्वल्स टू h/2। तो h बार क्या हो जाएगा 2 मीटर, जो हाइट पहले से दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 मीटर। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। ये लिख रही इसलिए कि हम लोग को निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या होता है ρgh, लेकिन यहाँ पर एरिया भी दिया हुआ है, मतलब बस सिंपल पानी रहता, ठीक है। बस इसमें पानी भरा रहता तो इसका क्या होता ρgh से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक भी दिया हुआ, उसका कुछ एरिया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा ρgh इंटू एरिया, ठीक है। तो ρgh इंटू एरिया, ठीक है। वो भी h कौन सा सेंट्रोइड ऑफ वाटर, क्योंकि हम लोग को निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर, तो जो दिया हुआ है डायरेक्ट अपन पुट करते हैं वैल्यूज़ 1000 इंटू 9.81 इंटू एरिया 8 इंटू हाइट ऑफ सेंट्रोइड 1, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 78480 न्यूटन्स, ये टोटल प्रेशर। अब निकालना है दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स, ठीक है। अगर टम्बलर है उसमें टोटल पानी भरा हुआ है या फिर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और कोई भी बोलता है बॉयंट फोर्स कुछ भी, तो एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ पर वो टोटल बॉयंट फोर्स पानी का एक्ट करता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए एक ईजी फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ प्रेशर देखा जाए तो है क्या, एक हाइट है ना। अगर फिर से देखो, एक ब्लॉक है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ का सेंटर ऑफ प्रेशर निकल रहा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर है क्या एक हाइट तो है, किस हाइट पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकल रहा है वही निकालना है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर अल्टीमेटली एक हाइट, तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एरिया इनटू हाइट, जो टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर है, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू हाइट ऑफ सेंट्रोइड, ये दूसरा एच है, ठीक है। एच बार मतलब हाइट ऑफ सेंट्रोइड, मतलब जितना पानी है डिवाइडेड बाय 2 उसका एवरेज, और एच क्या है टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर। तो सबसे पहले तो आई जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इसको निकालना है तो उसके लिए आई जी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आई जी क्या होता है WH3/12, ठीक है। इसको बी भी लिख सकते हैं BH3/12, कितना है 4 है ना, विड्थ दिया है 4 इंटू हाइट कितना था 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू कर दिया जाएगा 2.67 मीटर पर 4, ठीक है। अब मेरे पास निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AH² डिवाइडेड बाय AH बार, ठीक है। तो मेरा आ गया था 2.67, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, प्लस एरिया कितना था 8 इंटू एच कितना था 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1.3
33 मीटर, ये था सेंटर ऑफ प्रेशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लार्ज प्लेन सर्फेसेस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, द स्पेस बिटवीन द सर्फेस इज फिल्ड विथ ग्लिसरीन, what is the force required to drag a very thin plate of surface area 0.5 meter square between the two planes surface of 0.6 meter per second? ठीक है, if the thin plate is placed in the middle of two surfaces or if the thin plate is a distance of 0.8 centimeter from one of the planes। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो देखे थे, लेमिनार और टर्बुलेंट, तभी ये भी देखे थे कि अगर ये मेरा एक पाथ है जहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अगर इसके बीच से मेरा एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर ये दो सरफेस है जिसके बीच से लिक्विड फ्लो हो रहा है, समझ लो एक पाइप है, इसके बीच से क्या है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। कैसा? अगर लेमिनार फ्लो है, ठीक है, तो इन आइडियली तो मानते हैं कि सब लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी हर पॉइंट में सेम रहता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, इस जो सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है दोनों सरफेसेस में, जिसके कारण क्या है, जो साइड के जो पानी जब फ्लो होता है ना साइड में, तो इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो थोड़ा धीरे होता है, इसका वेलोसिटी थोड़ा धीरे होता है, और यहाँ का वेलोसिटी थोड़ा क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि साइड में फ्रिक्शन लगता है, वाटर फ्लो हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन तो लगेगा ही, जिसके कारण दोनों साइड का क्या है, वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बीच में आते हैं ना, वेलोसिटी इंक्रीज़ होते जाता है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में अटेन करता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ते टाइम। तब इस क्वेश्चन में अपन को बोला ही है कि एक दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, और बीच में क्या है, ठीक है, दो सरफेस है, उसके बीच में एक डाल दिया मैं एक प्लेन, मतलब एक और पतला सा एक प्लेट डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है, अगर दो सरफेस के बीच में पानी फ्लो हो रहा है, ये मान के चलो एक पाइप है, पाइप में एक पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, बीच में एक पतला सा मैं प्लेट डाल दिया, तो उस प्लेट में कितना फोर्स अप्लाइड होगा वो निकालना है केस 1 में, ठीक है। अगर ये जो प्लेट है एकदम दोनों सरफेस के बीच में, केस 1 लिखा हुआ है ना, द थिन प्लेट इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ टू प्लेन सरफेसेस, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, केस 1, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला केस है, इसमें क्या करना है, वैसी दो सरफेस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द थिन प्लेट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन सरफेसेस, ठीक है, मतलब दोनों प्लेन सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर। और पहले केस में क्या था, अगर ये 2 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये मतलब बीच में, मतलब अब दोनों साइड कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, एकदम बीच में प्लेट लगा था, तो कितना फोर्स लग रहा था। लेकिन केस 2 में क्या करना है ना, 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो मेरा थिन प्लेट है वो कोई एक सरफेस से 0.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, मतलब दूसरे से कितना हो जाएगा, ये 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले केस में एकदम बीच में था ये वाला प्लेट, तो कितना फोर्स लग रहा था, फिर इसको थोड़ा साइड में कर दिया, अब कितना फोर्स लग रहा है, तो अंतर यही हो जाता है ना। अगर इसको मैं एक साइड भी कर देता हूँ, पानी तो फ्लो हो ही रहा है, ये पानी के फ्लो के कारण क्या होगा, यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ दीवार है जिसके कारण क्या है, स्लो हो गया, फोर्स थोड़ा स्लो हो गया इसका, और ये जो प्लेट है इसके कारण भी क्या है, फोर्स थोड़ा स्लो ही होगा, यहाँ भी क्या है, फोर्स थोड़ा स्लो हो जाएगा, यहाँ भी स्लो रहेगा। अल्टीमेटली जो यहाँ फोर्स निकलेगा ना, ये फोर्स निकालना है अपन को इस टाइप का, और यहाँ भी अगर यहाँ प्लेट है, तो जो रेड कलर का दिख रहा है वो समझ लेना फ्रिक्शन के कारण थोड़ा धीरे हो गया फोर्स, ठीक है, और जो ब्लू दिख रहा है वो अपने स्पीड में चल रहा है, ऐसा। तो हम लोग को दोनों केस में फोर्स निकालना है बस। तो इसका सिंपल से एक फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना, कितना गाढ़ापन है उसका स्पीड होता है, इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फोर्स लग रहा हो तो एरिया पे ही लगेगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, एक पाइप है समझ लो, बीच में यहाँ पर थिन प्लेट है, तो फोर्स तो इतने ही एरिया पे लगेगा, तभी उसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू
v1/d1 प्लस v2/d2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब फॉर्मूले में कौन कौन सा वैल्यू क्या क्या है वो लिख लेते हैं। एफ क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड, टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैट प्लेट। ये न्यू है ना, ये क्या बताया था? डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, एक है सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, v1 एंड v2 ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लेयर्स। मतलब अगर ये बीच में मैं प्लेट डाल दिया तो ज़रूरी थोड़ी कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना। तो यहाँ का वेलोसिटी को मैं v1 ले रहा हूँ और इधर की वेलोसिटी को v2 ले रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं d1 ले रहा हूँ, इसको मैं d2 ले रहा हूँ। आगे समझ में? फोर्स इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी, फोर्स इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू v1/d1। मतलब v1/d1 कितने डिस्टेंस पे, प्लस v2 जो इस साइड चल रहा है पानी का लेयर, डिवाइडेड बाय d2। ठीक है, d1 एंड के डिस्टेंस, सिंपल। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, चलो। दो सरफेस है मेरे पास, बीच में पानी फ्लो हो रहा है। तो जब पानी फ्लो हो रहा है ना, तो दो सरफेस में फ्रिक्शन पैदा होगा, जिसके कारण स्पीड पानी की क्या है, थोड़ी सी धीरे हो जाएगी यहाँ पर साइड में। ठीक है, धीरे हो गई। लेकिन जैसे जैसे बीच में आएगा, लेमिनार फ्लो है, बराबर ही रहेगी स्पीड। बीच में तेज़ हो रहा है मतलब मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर अटेन कर लिया। ठीक है, अब लेकिन क्या बोल रहा है, बीच में मैं एक प्लेट डाल दिया, बीच में। अब ये प्लेट के कारण भी तो एक फ्रिक्शन पैदा होगा ना, तो यहाँ भी क्या है, स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, स्पीड यहाँ भी कम हो गई। अब दोनों साइड में देखूंगा तो दोनों साइड में वेलोसिटी इसको मैं ले लेता हूँ v1 वेलोसिटी, है ना, जो पानी फ्लो हो रहा है। इधर के जो वेलोसिटी जो पानी फ्लो होने का, इसको मैं ले लेता हूँ v2। इधर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ d1, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेता हूँ d2। ये टोटल डिस्टेंस है d। ठीक है, समझ में आ गया? इतना काम का है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग को निकालना है फोर्स। फोर्स होता क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू v1/d1 प्लस v2/d2। नहीं देखते हैं, पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या करना है? इफ द थिन प्लेट इज एट द मिडिल। ठीक है, अगर मिडिल में तो डिस्टेंस दोनों साइड इक्वल होगा। मतलब अगर ये जो मेरा थिन प्लेट है, ये वाला केस 1 के हिसाब से, अगर ये बीच में है, ठीक है, तो मेरे को टोटल डिस्टेंस इसका पता हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस अगर बीच में है, मतलब ये d1 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन में 2.4 सेंटीमीटर दिया है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसको 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, वही मतलब है, 2 की जगह 2.4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर। तो अगर अ थिन प्लेट मिडिल में है, ठीक है, तो d1 इज इक्वल्स टू d2 कितना हो जाएगा? 2.4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों कितना हो जाता है? 1.2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर देता हूँ, 0.012 मीटर। अब मेरे को क्या निकालना है? वेलोसिटी। ठीक है, अगर अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लैमिनार फ्लो है, अब बीच में आ गया फ्लो, तो जो वेलोसिटी भी है वो क्या हो जाएगा? दोनों साइड इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं कितना कितना ना। यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 2 लार्ज प्लेस ऑफ सरफेस 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब
टोटल डी कितना है 2.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मेरा D1 कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर, D2 आ गया 1.2 सेंटीमीटर। ये केस 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि बीच में था। D1 D2 पता चल गया। ड्रैग थिन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया। और V दिया है, मतलब टोटल वेलोसिटी दिया है 0.6 मीटर पर सेकेंड, बस इतना ही दिया हुआ है। अब V दिया है 0.6 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड। V का भी दोनों साइड अगर बीच में तो एवरेज निकल जाएगा, मतलब V1 इक्वल्स टू V2, ये कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब सब चीज़ अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है, यहाँ लिख ही देते हैं, ये कितना है 0.81, ठीक है। तब डायरेक्ट फार्मूला रखो, आंसर आ जाएगा केस 1 के लिए ना। फोर्स कितना होता है डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू V1 बाई D1 प्लस V2 बाई D2। कितना दिया हुआ है डायनेमिक विस्कोसिटी 0.81 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर था, इंटू 0.3 V1 की वैल्यू आई थी डिवाइडेड बाय 0.012 D1 की वैल्यू आई थी, प्लस V2 भी बराबर ही होगा क्योंकि बीच में प्लेट। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, ये आएगा 20.25 न्यूटन, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो है 20.25 न्यूटन्स का। अब आते हैं केस 2 में, अगर जो थिन प्लेट है वो बीच में ना हो के कहीं और है, मतलब थोड़ा सा ऊपर या नीचे, मतलब यहाँ पे D1 और D2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और V1 और V2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सेम करना वही चीज़ है। लिख देता हूँ केस 2, ठीक है। सेकेंड केस, इसमें क्या है दिया हुआ है द थिन प्लेट 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सरफेस, ठीक है। मतलब यहाँ फिर ले लेते हैं, दो सरफेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 2.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेकिन 2.4 सेंटीमीटर था, लेकिन अब जो प्लेट है बीच में नहीं है, ये डिस्टेंस पे है कितना, कोई एक साइड से 0.8 सेंटीमीटर, मतलब इसको ले लेता हूँ 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 माइनस 0.8, ठीक है। अगर ये टोटल मेरा है लेंथ 2.4 और एक साइड में देख लिया कि ये कितना है 0.8, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2.4 से 0.8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। वन 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में भी ले आएंगे बाद में। चलो अब सेकेंड केस के लिए अपने पास D1 कितना है 0.8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिख सकते हैं 0.008 मीटर। D2 कितना हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.016 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर मेन काम करना है अपन को वेलोसिटी का, ठीक है। छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखना। वेलोसिटी का भी एवरेज निकालते हैं, जो मैथ्स में अपन करते थे। अब मेरे को निकालना है V1, यहाँ पर क्या फ्लोर है V2 मान लेते हैं, यहाँ पर फ्लोर है V1, ठीक है। टोटल वेलोसिटी अपन को मालूम है, टोटल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वेलोसिटी निकालना है V1 क्या हो जाएगा टोटल वेलोसिटी है ना, इंटू D2 बाय D1 प्लस D2 एवरेज, ठीक है। एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है, हम लोग को निकालना है वेलोसिटी जो ऊपर वाले पार्ट, मतलब D1 वाले पार्ट में बह रहा है, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। D1 वाले पार्ट में कितना वेलोसिटी है V1 है, तो V1 कैसे निकलेगा टोटल वेलोसिटी इंटू D2 बाय D1 प्लस D2,
तो टोटल वेलोसिटी कितना था 0.6 इंटू 0.016 डिवाइडेड बाई 0.016 प्लस 0.008, ठीक है। तो मेरा v1 आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा v इंटू d1 प्लस d2, ठीक है। 0.6 इंटू 0.008 इधर डिवाइडेड बाय 0.016 प्लस 0.008, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब v1 पता चल गया मेरे को, v2 भी पता चल गया। अब d1 कितना है मेरे पास 0.008 मीटर, d2 कितना था 0.016 मीटर, v1 कितना निकल गया था 0.4 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना निकल गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। मेरे को पता है फोर्स कितना होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू v1 बाई d1 प्लस v2 बाई d2। बस वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.81 इंटू 0.5 इंटू 0.4 बाई 0.008 प्लस 0.2 बाई 0.016, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 25.31 न्यूटन्स निकल गया फोर्स। अब देखते हैं 50 यूनिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला है वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ए बी 1.2 मीटर डायमीटर एट 3 मीटर पर सेकेंड एंड देन पासिस थ्रू पाइप बी सी 1.5 मीटर डायमीटर एट सी, ठीक है। मतलब एट सी द पाइप ब्रांचेस, द ब्रांच सी डी इज 0.8 मीटर इन डायमीटर एंड कैरीज 1/3 ऑफ फ्लो ऑफ ए बी। द वेलोसिटी ऑफ ब्रांच सी ई इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। निकालना है हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बी सी, वेलोसिटी ऑफ सी डी और डायमीटर ऑफ सी डी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पहले ये समझते हैं। एक मेरे पास डक्ट है, पाइप है जिससे पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। ए से बी तक का जो पाइप है उसका डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ हम लिखते हैं डायमीटर, ठीक है। यहाँ तक इसका डायमीटर कितना है 1.2 मीटर और यहाँ पर जो वेलोसिटी है फ्लो का वो कितना है 1.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन साइड में रखना और देखते रहना, समझ में आता जाएगा। अब क्या होता है ए से बी तक तो डायमीटर था 1.2 मीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका डायमीटर थोड़ा बढ़ गया, मान लेते हैं बी से सी तक, ठीक है। बी से सी तक अब इसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर, वेलोसिटी अपन को नहीं पता है। और एट सी क्या होता है, द ब्रांच रहता है पाइप का, वो ब्रांच हो जाता है, ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में। द पाइप ब्रांचेस एट सी, मतलब जो सी है, सी में पाइप का दो ब्रांच निकल गया, ब्रांच सी डी हो गया जो डायमीटर कुछ और एक सी ई है, मतलब यहाँ तक तो ठीक चल रहा था ए बी बी सी। अब सी से क्या हो गया, सी डी में एक ब्रांच निकल गया और सी ई में एक ब्रांच निकल गया। मेरे को सी डी का डायमीटर पता है, ठीक है। इसका यहाँ पर डायमीटर कितना था 0.8 मीटर। और एक चीज़ ये पता है, अगर यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी फ्लो हो रहा है अगर क्यू है तो क्यू का 1/3 पार्ट इधर आ गया, ठीक है। क्यू का 1/3 पार्ट डी में फ्लो हो गया और जो बचा कुछ पार्ट था वो सी ई में फ्लो होगा। मतलब अगर टोटल क्वांटिटी क्यू था तो क्यू का जो भी क्यू आएगा इंटू 1/3 कर देंगे, जितना भी आएगा उतना फ्लो कहाँ हो रहा है सी डी में हो रहा है, ठीक है। और जितना भी बचा हुआ है, अगर समझ लो ये 1 है ना, यूनिट लेते हैं 1, अगर 1 का 3 भाग इधर आ जाता है तो 2/3 इस साइड रहेगा, मतलब जो इसका 2/3 पार्ट है ना वो इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर क्वांटिटी इधर फ्लो हो रहा है उसका 1/3 अगर सी डी में जा रहा है, बाकी पार्ट सी में आएगा, ठीक है। समझ गए कि अपन को निकालना क्या है, हम लोग को अब निकालना है बी सी में वेलोसिटी कितनी है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है पहला वो निकालना है, वेलोसिटी इन सी डी, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना है वो निकालना है, और डायमीटर ऑफ सी डी, डायमीटर ये तो पहले से दिया हुआ है तो उसका दिक्कत नहीं है, तो चलो काट भी दो। निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी सी और वेलोसिटी ऑफ सी डी, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ यहाँ पर यूज़ होगा वो देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे ना माइन वेंटिलेशन में, ए क्यूब
इसको अपन क्या कर रहे थे, क्यू में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वहाँ अपन ये देखे थे क्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब इसका जितना भी एरिया है डक्ट का एरिया, ये एरिया इंटू यहाँ जो वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए और वी को, तो क्या निकल जाएगा, क्वांटिटी। वही हम लोग को देखना है, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, तो एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दो चीज़ ध्यान में रखना बस। अब आते हैं क्वेश्चन में, गिवन क्या है और लाइन से निकालते जाते हैं। गिवन डायमीटर ऑफ ए बी कितना है, 1.2 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी पता है ए बी का कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। सब चीज़ लिख देते हैं। बी सी का डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर। सी डी का डायमीटर कितना है, 0.8 मीटर, ठीक है। सी ई का वेलोसिटी पता है कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सी पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी पता है तो यहाँ से हम लोग ना Q इक्वल्स टू ए वी होता है, यहाँ से V निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी V आएगा, ये मान के चलो BC का जितना भी V आता है उसका 1/3 पार्ट ऊपर चले जाएगा, बाकी का नीचे आ जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, रिमेनिंग 2/3 कहाँ फ्लो हो रहा है, CE में, ठीक है। और 1/3 कहाँ जा रहा था, CD में जा रहा था। किसका, BC का। BC में जितना भी फ्लो हो रहा है उसका 1/3 पार्ट CD में चले जा रहा है और बाकी का 2/3 CE में चले जा रहा है, ठीक है। ये BC है, BC में जितना भी फ्लो हो रहा है उसका 1/3 पार्ट ऊपर चले जा रहा है, बाकी 2/3 नीचे आ रहा है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो एरिया ऑफ ए बी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी, यहाँ पर डायमीटर कितना है, 1.2 मीटर। तो पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एरिया कितना आ गया, 1.131, ठीक है। अब एरिया निकल गया। अब क्वांटिटी ऑफ ए बी निकालना है। क्वांटिटी क्या बताया था, Q इज इक्वल्स टू ए वी। तो एरिया निकल गया 1.131 और वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया हम लोग का, क्वांटिटी ए बी में है ना, ए बी में कितना क्वांटिटी फ्लो हो रहा है, 3.393 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक चीज़ निकल गया, ठीक है। अब अपन जाते हैं दूसरे चीज़ के लिए। देखो एक चीज़ मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ए बी और बी सी के बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, मतलब जितना क्वांटिटी यहाँ फ्लो हो रहा है क्यू है ना, उतना ही क्वांटिटी तो बी सी में भी जाएगा। मेन क्या, क्वांटिटी का बंटवारा कब होगा, जब यहाँ से ब्रांचिंग होगा। लेकिन अभी तक ए बी और बी सी के बीच में कोई ब्रांचिंग हुआ है, नहीं हुआ है। तो जिसलिए जितना क्वांटिटी ए बी में जा रहा है उतना ही सेम क्वांटिटी कितना किस में जाएगा, बी सी में जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्वांटिटी ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू 3.393 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अभी तक तो क्वांटिटी सेम था, चेंज होगा बी सी के बाद। लिख भी देता हूँ, ठीक है। इक्वल क्यों, कि फ्लो ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ ए वी, कोई ब्रांचिंग ही नहीं था इसलिए बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया है क्वांटिटी ऑफ सी डी है ना, सी डी में कितना क्वांटिटी फ्लो हो रहा है, 1/3 किसका, क्वांटिटी ऑफ ए बी का, या फिर बी सी भी बोल दो, बराबर ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा,
देखो एक क्वांटिटी था, ठीक है, क्वांटिटी कितना आया था अपना 3.393 क्वांटिटी आ गया था। अब CD में कितना फ्लो हो रहा है 1/3, 1/3 किसका, इस क्वांटिटी का, तो 1/3 ऑफ 3.393, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ CD कितना रहा है 1/3 ऑफ क्वांटिटी ऑफ AB, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3.393 मल्टीप्लाई करेंगे 1.131 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हो गया, क्वांटिटी ऑफ CD निकल गया। अब क्वांटिटी ऑफ CE निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ CE कैसे निकलेगा, अगर AB में टोटल था 3.393, उसका 1/3 उधर चले गया है ना, तो जितना बचा होगा CE में आएगा, मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन और इजी वे में इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल कितना था 3.393 है ना, ये टोटल क्वांटिटी था, उसमें से ऊपर कितना चले गया ये वाला पार्ट 1.131, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो जितना बचेगा उतना फ्लो नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा माइनस करने पे 2.262 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फ्लो ऑफ CE भी निकल गया। अब आते हैं वेलोसिटी निकालने पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पाइप निकालना है। क्वांटिटी पूरा निकल गया, यहाँ क्या क्वांटिटी था 3.39, यहाँ भी 3.39, यहाँ 3.39 से 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कितना आ गया था 1.131, लिख देता हूँ 1.131, बाकी रिमेनिंग कितना था 2.26, क्वांटिटी इक्वल्स टू 2.26 यहाँ आ गया, इतना समझ में आ गया अपन को। अब जाना है अपन को वेलोसिटी पे। अब अपन निकाल सब ले रहे हैं, जो जो पूछेगा तुम लोग वो निकाल लेना एग्ज़ाम में। तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तुम्हें को ये पता है Q क्या होता है, Q इक्वल्स टू AV, इतना याद है मेरे दिमाग में इतना चीज़। अब मेरे को पता है जो क्वांटिटी था BC का किसके बराबर था, क्वांटिटी ऑफ AB के बराबर में था, तो एरिया AB का, ठीक है, क्योंकि AB का डायमीटर पता था मेरे को, BC का ही पता है, तो BC का ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ BC कितना हो जाएगा भाई D² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डायमीटर दिया है ना B का भी BC का भी, पाई D² 4 किया कितना आ जाएगा 1.767 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया एरिया ऑफ BC, ठीक है। अब मेरे को पता है क्वांटिटी ऑफ BC इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ AB, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q AV के बराबर होता है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ BC इंटू वेलोसिटी ऑफ BC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AB इंटू वेलोसिटी ऑफ AB, क्योंकि क्वांटिटी था, क्वांटिटी ऑफ BC को मैं AV लिख दिया, Q इक्वल्स टू AV होता है, तो क्वांटिटी ऑफ BC क्या हो जाएगा एरिया ऑफ BC इंटू वेलोसिटी ऑफ BC, सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ AB क्या हो जाएगा एरिया ऑफ AB इंटू वेलोसिटी ऑफ AB, ठीक है। इससे मेरा एक ही इक्वेशन बन गया। अब मैं इसी को, ठीक है, मेरे को इसी इक्वेशन मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ BC, ये तो निकालना था, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ BC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AB इंटू वेलोसिटी ऑफ AB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BC, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को पता है एरिया ऑफ AB इंटू वेलोसिटी ऑफ AB, है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको मैं डायरेक्ट क्वांटिटीज लिख सकता हूँ, तो क्वांटिटी एरिया इंटू वेलोसिटी क्वांटिटी, तो क्या होगा क्वांटिटी ऑफ AB जितना क्वांटिटी फ्लो है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BC, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ BC, ठीक है। दोनों को पुट करता हूँ, एरिया ऑफ कितना आया था मेरा क्वांटिटी 3.393 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BC कितना निकला अभी 1.767, दोनों को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 1.92 मीटर पर सेकेंड, निकल गया वेलोसिटी ऑफ पाइप BC। अब मैं निकाल लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ पाइप CD भी,
इसके लिए मेरे को क्वांटिटी पता है सी डी का कितना है 1.131, ठीक है। एरिया सी डी का भी मेरे को पता है क्या, डायमीटर पता है तो एरिया तो निकल ही जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 है ना। डी कितना है 0.8, कहाँ गया फिगर, ये दे, ठीक है। डायमीटर कितना था 0.8 मीटर, तो ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.201 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब Q इक्वल्स टू मेरे को पता है ए वी होता है, V क्या हो जाएगा क्वांटिटी बाय ए, तो क्वांटिटी कितना आया था 1.131, ए कितना है 0.201, तो 1.131 डिवाइड बाय 0.01, दोनों को डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5.62 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ गया जो है वेलोसिटी ऑफ सी डी। हो गया, ठीक है। तो क्या क्या आ गया मेरा, निकालना क्या क्या था, वेलोसिटी ऑफ बी सी भी आ गया मेरा 1.92, वेलोसिटी ऑफ सी डी भी आ गया 5.62 मीटर पर सेकेंड, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय u इक्वल्स टू 3x माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब u दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है कंपोनेंट इन वाई एक्सिस, ठीक है, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखना पड़ेगा तुम लोग को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेरिवेशन भी सब कुछ उसका, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या एक बार वही देख लेते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू 0, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यू क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब हमको निकालना है क्या, वी निकालना है बस, ठीक है। डब्ल्यू का तो यहाँ रूल ही नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है एक बार और इसको ऐसे देख लेते हैं, है ना। 3D में देखते हैं, हमारे पास 3 डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब भी फ्लूइड पार्टिकल फ्लो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करता है तीनों मोशंस में, ठीक है, ऐसा मान लो कैसे भी, है ना। तो इसके कंपोनेंट्स रहते हैं, 3 कंपोनेंट्स में फ्लो होता है। एक्स एक्सिस में जो फ्लो होता है, जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में रहती है उसको अपन बोलते हैं यू, जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको बोलते हैं वी, और जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं जेड। ये तीनों का कंबाइन फार्मूला है ना, अगर इक्वेट करके 0 करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0, तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी का इक्वेशन, ठीक है। हम लोग को निकालना है वी, यू गिवन है, वी निकालना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है वही अच्छे से लिख लेते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू 0, ये पता है, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, मतलब इसको मैं मान सकता हूँ कि 2 डायमेंशनल स्टडी फ्लो ही है, तो इसमें क्या होता है डब्ल्यू कंपोनेंट 0 हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया नहीं है, एक्स और वाई में ही दिया है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर u इक्वल्स टू 3x और माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पर अगर z का भी कंपोनेंट होता तो हम लोग w को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन है ही नहीं, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई, इसको 0 कर देते हैं इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ 2D फ्लो, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, निकालना है हम लोग को v, ठीक है। u गिवन है, निकालना है v, क्योंकि u क्या होता है x डायरेक्शन में कंपोनेंट और v क्या होता है वेलोसिटी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन, मतलब सीधा नहीं बोला v निकालना है, वेलोसिटी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन निकालने बोला, सेम चीज़ है। तो गिवन क्या गिवन है, बस u की वैल्यू दी हुई है, कितना है 3x माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, है ना। हम लोग को निकालना है वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो u पता है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरे दिमाग में है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0, डब्ल्यू को कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ पर z नहीं है,
तो मैं लंबा नहीं करता आंसर को, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरे को निकालने के लिए मेरे पास यू है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अगर मैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू कर दूंगा तो मेरे कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक पार्ट आ जाएगा, वही मेरे को करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। इस साइड आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स और इधर क्या आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। करना कुछ नहीं, बस डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x का 3 माइनस, है ना, y तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो 2 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4xy, और यहाँ पर x का कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बना, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू इतना आ गया। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं फिर याद करता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मेरे को इतना ही मालूम था ना, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई क्या था, 0 के बराबर था। अब क्या करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब ये जो वैल्यू आया डेल यू बाय डेल एक्स का, इसको मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में रख देता हूँ, इक्वेशन 1 में। इसको 1 ले चुका हूँ ना इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आया मैं उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में रख रहा हूँ, मतलब ये वाली वैल्यू को मैं इसके जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स तो है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 माइनस 4xy, ठीक है, प्लस डेल वी बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डेल वी बाय डेल वाई कितना हो जाएगा, इसको इधर फेंक दो, ये माइनस, इसको प्लस कर देता हूँ, -3 प्लस 4xy आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, v निकालना है। तो दोनों साइड क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी बाय डेल वाई मतलब एक इंटीग्रेशन है, एक ये डिफ्रेंशिएशन है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, v बच जाएगा। तो मेरे को v निकालना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि v के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 प्लस 4xy ब्रैकेट, ठीक है, dy, क्योंकि इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों कट गया, इस साइड क्या बच जाएगा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -3 का -3y, 4xy का क्या हो जाएगा 4xy स्क्वायर बाई 2, है ना। तो 4x स्क्वायर बाई 2, ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा, पूरा लिख देता हूँ 4xy स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ से 2 ये 2 जा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -3y प्लस 2xy स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, आ गया आंसर, ये है आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इन अ 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो द फ्लूइड वेलोसिटी कंपोनेंट आर, मतलब u और v दिया हुआ है, इसमें भी w नहीं दिया, मतलब z कंपोनेंट 0 ले लेंगे, ठीक है। अगर इसमें भी अगर पूछेगा कंटिन्यूटी का तो क्या होता है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0, w लेने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि दिया नहीं है। शो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल, वैसे भी 2D फ्लो दिया है तो w रहेगा भी नहीं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, शो दैट वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, ठीक है, और डिटरमाइन इट्स फॉर्म, मतलब हम लोग को शो करना है कि वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल जब भी हम लोग को शो करना है तो उसके लिए अपन पढ़े थे ना, इसको क्या शो करना पड़ेगा कि ये इरोटेशनल है। अगर इरोटेशनल शो कर दिया मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सीधे सीधे शब्द में हम लोग को ये शो करना है कि डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हाँ
रोटेशनल कंपोनेंट हम लोग को शो करना है। तो हम लोग वही देखे थे ना कि अगर रोटेशनल है, यहाँ x है, यहाँ v है, तो w क्या हो जाता था, हाफ रो वी बाय रो एक्स माइनस रो यू बाय रो वाई। मतलब v के साथ x ले लेते थे, ये u था, ये v था, ये w था, तो u के साथ x ले लेते थे, v के साथ इधर को वो ले लेते थे, u v w ना y, हाँ v के साथ क्या ले लेते थे, y ले लेते थे। सेम चीज़ यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को क्या शो करना है, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या था, डेल वी बाई डेल एक्स था, क्योंकि अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ जो फोर्स है वो क्या है, u, यहाँ v है, यहाँ पर w है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, डेल यू बाय डेल एक्स, ऐसा चल रहा था। लेकिन रोटेशनल में क्या करते थे अपन, डेल है ना, डेल यू बाय डेल वाई कर देते थे, डेल वी बाय डेल एक्स इंटरचेंज कर देते थे। वही चीज़ करके अपन को शो करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का वैल्यू निकालना है। अगर दोनों सेम आ जाएगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, ये हम लोग को शो करना है, बस इतना याद रखो। तो सॉल्यूशन में जाते हैं। u कितना है, x माइनस 4y दिया हुआ है, v कितना है, माइनस वाई माइनस 4x, ये भी दिया हुआ है। नाउ हम लोग को शो क्या करना है, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेता हूँ, फिर डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लूँगा, यू वी तो दिया ही हुआ है। तो डेल यू बाई डेल वाई ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स माइनस 4y, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ y नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पर y डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, -4 आ गया। अब डेल वी बाई डेल एक्स करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस वाई माइनस 4x। यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस तो पहले से है तो कितना हो जाएगा, -4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मेरे को ये दिख रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे को क्या दिख रहा है, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स, है ना, दोनों -4 आया, बस हो गया प्रूफ। देयरफॉर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, हो गया। अब इसका मेरे को निकालना है फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में, तो उसके लिए भी करना कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। लिख देता हूँ अलग से, टू फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग को मालूम है, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़े थे, स्ट्रीमलाइन फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़े थे ना, स्ट्रीम फंक्शन और तो u क्या होता था, u होता था डेल फाई बाय डेल एक्स, और v क्या होता था, डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। मेरे को निकालना है फाई की वैल्यू, है ना, मेरे को काम है फाई से, क्योंकि वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है। पढ़े थे ना, स्ट्रीम फंक्शन साई हो जा रहा था, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई हो जा रहा था, मेरे को निकालना है वेलोसिटी पोटेंशियल, मतलब फाई से काम है। तो u मेरे को मालूम है डेल फाई बाय डेल एक्स होता है, मेरे को निकालना है फाई। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन है, इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई इंटीग्रेट किया तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u dx, ठीक है। अब ये फाई है, x और y दोनों के रेस्पेक्ट में आएगा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x और y दोनों है। इंटीग्रेशन ऑफ u की वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, x माइनस 4y dx, ठीक है। तो फाई ऑफ एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन करूँगा कितना हो जाएगा, x² - 2 - 4xy प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट लेना है, ये फंक्शन है, तो मैं कांस्टेंट c की जगह, है ना, कांस्टेंट हमेशा c लेता हूँ, लेकिन मैं इसको f ऑफ x ले लेता हूँ, क्योंकि एक फंक्शन है, f ऑफ y ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट ऑफ y, ठीक है। एक्स रेस्पेक्ट में किया तो डिफ्रेंशिएशन, तो फंक्शन आ गया, कांस्टेंट किसके रेस्पेक्ट में आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y। इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ 3, ठीक है, हाईलाइट ही कर लेते हैं, इतना काम हो गया। अब मेरे को निकालना है एफ वाई का वैल्यू, और जो भी एफ वाई का वैल्यू आएगा इसको ये इक्वेशन 3 में मैं पुट कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा वेलोसिटी पोटेंशियल का एक फॉर्म आ जाएगा, वही निकालना है मेरे को। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन वाला है जो अपन 12th में करते थे। नाउ डिफ्रेंशिएट फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ।
डिफ्रेंशिएट फाई ऑफ एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है -2 -4 वाई एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इतना काम है मेरे को, जो लिखे है ना उसी को मैं सिंपल फॉर्म में लिखा हूँ। मतलब डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये जो पार्ट था ना, इसको मेरे को ये जो टोटल आया फाई, इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाई, वही मैं लिखा बस। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। और अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इस पार्ट को, तो क्या वैल्यू आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा -4x। ठीक है, ये टोटल y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये टोटल 0 हो गया और यहाँ y1 हो जाएगा, तो -4x प्लस एफ डैश वाई, क्योंकि ये पहले से एक कॉन्स्टेंट है। एफ डैश वाई मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 4। अब क्या करना है, नाउ फ्रॉम गिवन v, ठीक है, मेरे को पता है v का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, -y -4x, ये कितना था, सिग्मा फाई बाय सिग्मा वाई, वेलोसिटी पोटेंशियल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 ले लेता हूँ। मेरे को पता है y कितना होता है ना, और v का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मेरे को पता है v क्या होता है, डेल फाई बाय डेल वाई होता है एज पर वेलोसिटी पोटेंशियल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डेल फाई बाय डेल वाई का वैल्यू इतना है और डेल फाई बाय डेल फाई का वैल्यू इतना है, मतलब इसको और इसको इक्वेट कर देता हूँ, इसको और इसको, बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग 4 और 5, इसको अगर इक्वेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, -y -4x इज इक्वल्स टू -4x प्लस एफ डैश वाई। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को एफ डैश वाई का बस वैल्यू लाना है, तो इसको इक्वेट कर रहा हूँ, 4x को इधर फेंक देता हूँ, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या कैंसिल कर देता हूँ, तो एफ डैश वाई कितना आ गया, -5। मेरे को एफ वाई निकालना है, क्योंकि एफ वाई निकालूंगा, इसको यहाँ पर रख दूंगा इक्वेशन 3 में, यहाँ पर तो एफ डैश वाई है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एफ डबल डैश वाई हो जाएगा, लेकिन मेरे को इसको इंटीग्रेट करूँगा तो एफ वाई हो जाएगा, वही करना है, इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 6 इंटीग्रेट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो गया फिर से, और ये कितना हो जाएगा, -y का -y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 7। बस अब क्या करेंगे अपन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ वाई इन इक्वेशन 3, जो एफ वाई का वैल्यू आया इसको ऊपर फेंक दूंगा इक्वेशन 3 में। ठीक है, इक्वेशन 3 कहाँ गया, ये हाईलाइटेड वाला, यहाँ पर एफ वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पुट करने के बाद मेरा फाइनल इक्वेशन कितना आ गया, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 -4xy प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, -y स्क्वायर 2 प्लस सी, ये आ गया वेलोसिटी पोटेंशियल का फॉर्म आ गया। बस ये था फाइनल आंसर।